शोल्डर कम्प्लेक्स जो है ये कॉम्बिनेशन होता है सिर्फ ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट का नहीं, बल्कि कम्प्लेक्स होता है एससी जॉइंट का, स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट का एंड स्केपुलोथोरैसिक जॉइंट का, और साथ में हमारा जो ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट है वो जो मेनली शोल्डर जॉइंट है ये उसका कम्प्लेक्स होता है। सो उसमें हमने शोल्डर जॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट कवर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अच्छा, सो इस स्केलेटन में हम पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे जो जॉइंट्स है शोल्डर का जो कम्प्लेक्स जिन जॉइंट से बनता है वो होते कहाँ पे, फिर उसके बाद हम एससी जॉइंट पे जाएंगे। सो यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो जॉइंट बनता है ये हमारा मैन शोल्डर जॉइंट जो कि ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट भी इसको हम कहते हैं। सही है। ये जो है यहाँ पे ये है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जो कि एक्रोमियन के साथ, ये है एक्रोमियन और ये वाला जो है ये है क्लेविकल। तो एक्रोमियन और क्लेविकल के बीच में जो जॉइंट बनता है वो एसी जॉइंट होता है या एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट होता है। यहाँ पे आप देखिए, सो ये जॉइंट जो है ये एससी जॉइंट है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये बनता है स्टर्नम के बीच में और क्लेविकल के बीच में। सही है। अच्छा, और जो पीछे ये जो स्केपुला नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को, स्केपुला ने रिब केज के साथ जो जॉइंट बनाया होता है उसको कहते हैं स्केपुलोथोरैसिक जॉइंट। ये पोस्टीरियरली होता है। ये व्यू तो इंटीरियर है ना, लेकिन ये स्केपुलोथोरैसिक जॉइंट जो है ये पोस्टीरियरली होता है। सही है। ये पूरा जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये पूरा स्टर्नम है और ये वाला सारा क्लेविकल है। सही है। सो ऐसी जॉइंट हम पढ़ेंगे जो कि स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में बनता है। अच्छा, स्केपुलोथोरैसिक जॉइंट जो है ये असल में जॉइंट सही वाला जॉइंट नहीं है, ना फाइब्रस जॉइंट है, ना कार्टिलेजियस जॉइंट है, ना साइनोवियल जॉइंट है। ये सिर्फ एक फंक्शनल जॉइंट है। फंक्शनल जॉइंट क्या होता है कि जब हम अपने शोल्डर जॉइंट को मूव करते हैं ना, तो उसके साथ ये स्केपुला भी मूव होता है। थोरेसिक कैविटी पे या थोरेसिक केज पे ये स्केपुला भी मूव होता है, तो इसलिए इसको फंक्शनल जॉइंट कहते हैं। एज सच इसमें जॉइंट वाली कोई क्वालिटी नहीं है। मतलब इसमें ना तो कैप्सूल है, ना इसमें लिगामेंट्स है, ना इसमें कोई खास स्पेसिफिक आर्टिकुलेशन हुई है। सिर्फ फंक्शन में ये मदद करता है ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट के साथ, तो इसलिए इसको फंक्शनल जॉइंट भी कहते हैं। सही है। स्केपुलोथोरैसिक जॉइंट के अलावा यहाँ पे एक दूसरा जॉइंट भी कहते हैं कि प्रेजेंट है, जो सब एक्रोमियल स्पेस है ना। सब एक्रोमियल स्पेस तो याद होगा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सब एक्रोमियल स्पेस क्या होता है कि यहाँ एक्रोमियल के नीचे और ह्यूमरस के ऊपर जो स्पेस होता है इसको कहते हैं सब एक्रोमियल स्पेस। तो सब एक्रोमियल स्पेस को भी कंसिडर किया जाता है एज अ फंक्शनल जॉइंट। इसको क्यों कंसिडर किया जाता है एज अ फंक्शनल जॉइंट? क्योंकि ये हमारे शोल्डर जॉइंट को शोल्डर जॉइंट की एक्टिविटी को जो है ये अफेक्ट करता है। अगर इसमें ये स्पेस अगर डिक्रीज हो जाए तो फिर हमारी एलिवेशन नहीं होती, या फिर अगर इस स्पेस में कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तो फिर भी हमारी शोल्डर जॉइंट पे एलिवेशन नहीं होती। सो फंक्शनली अफेक्ट करता है हमारी ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट को, इसलिए इसको भी फंक्शनल जॉइंट कहते हैं। और इस स्पेस को जब हम एज अ जॉइंट कंसिडर करते हैं फिर इसको कहते हैं सब एक्रोमियल जॉइंट और सुप्राह्यूमरल जॉइंट। सही है। आप लोगों को समझ आ रही है? यस मैम। ओके। सो कितने जॉइंट्स हो गए टोटल शोल्डर कॉम्प्लेक्स में? स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट 1, सेकंड एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, थर्ड ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट, फोर्थ स्केपुलोथोरैसिक जॉइंट एंड फिफ्थ सुप्राह्यूमरल और सब एक्रोमियल जॉइंट। सही है। सो 5 जॉइंट्स हो गए जिसमें 2 फंक्शनल जॉइंट है और 3 जो है वो सही जॉइंट्स है, आर्टिकुलेटिंग जॉइंट्स। अच्छा जी। और ये सारे जॉइंट सिर्फ इन 3 बोन से बनते हैं, क्लेविकल से, स्केपुला से एंड ह्यूमरस से। सही है। सो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट, स्केपुलोथोरैसिक जॉइंट जो कि फंक्शनल है, एंड सब एक्रोमियल जॉइंट, ये दोनों जो है ये फंक्शनल जॉइंट हो गए। सही है। अच्छा अच्छा, हमारे ह्यूमरस पे जो है 180 डिग्री की एलिवेशन होती है, और ये 180 डिग्री ये सारी जॉइंट्स कंबाइनली 180 डिग्री प्रोवाइड करते हैं। अगर इसमें एक भी जॉइंट में मसला होगा तो हमारी एलिवेशन जो है वो 180 तक नहीं होगी।
एलिवेशन क्या होती है एज चिल्ड्रन में, तो हम सिंपली पढ़ते हैं एबडक्शन, एडक्शन और फ्लेक्शन, लेकिन एलिवेशन हम कहते हैं एबडक्शन को भी और फ्लेक्शन को भी। एबडक्शन और फ्लेक्शन जो है ये मोस्टली सेम एक्टिविटीज हैं, सिर्फ इनका प्लेन थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी ऑर्थोकाइनेमेटिक्स वगैरह इन दोनों की बिल्कुल सेम है, सो कंबाइनली इनको एलिवेशन कहते हैं। सो ये सारे जॉइंट्स जो है, ये 5 जॉइंट्स, ये कंबाइनली 180 डिग्री की एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 1/3 जो है स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट पे होती है और 2/3 जो है वो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट पे होती है। सही है, मतलब अगर 90 डिग्री हम कंसीडर कर ले एलिवेशन को, 30 डिग्री स्कैपुलोथोरेसिक पे होती है एंड 60 डिग्री जो है वो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट पे होती है। अच्छा, अब स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो है ये इसको हम बहुत डिटेल से अब पढ़ेंगे। अच्छा, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट ये वाला जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये स्टर्नम के बीच में बनता है, ये क्लेविकल के बीच में बनता है, स्टर्नम की मेन्यूब्रियम के बीच में बनता है, और जो फर्स्ट रिब होती है ना हमारी, ये वाली जो है, ये फर्स्ट रिब है, इसके बीच में ये जॉइंट बनता है। अच्छा, जो हमारा अच्छा, इसमें नॉर्मली जिस तरह जॉइंट्स के जितने कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कैप्सूल होता है, जॉइंट्स के लिगामेंट्स होते हैं, उसी तरह इसमें भी है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में भी। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस, सो इसमें दो जो है सैडल शेप सर्फेसेस है। सैडल क्या होते हैं, वो घोड़े के ऊपर जो चीज होती है ना, उसको सैडल कहते हैं, मतलब इस तरह की शेप की। सही है, तो अब क्लेविकल को देखे ना, तो इसका हाफ पार्ट जो है वो कन्वेक्स है और हाफ पार्ट जो इसका है वो कनकेव है। इसी तरह जो हमारा मेन्यूब्रियम है, तो उसमें भी एक कनकेव सरफेस है, एक उसकी कन्वेक्स सरफेस है। सही है, अच्छा, सो दो शैलो सैडल शेप जॉइंट है, और इसकी मॉर्फोलॉजी जो है इस आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस की, ये बहुत ज़्यादा वेरी करती है। इवन कुछ लोगों में 10% लोगों में एक साइड की जो एससी जॉइंट है ना, वो दूसरी साइड के एससी जॉइंट से डिफरेंट होती है। सही है, तो ये जो है इसकी शेप वेरी करती है लोगों के अंदर में। अच्छा, इसको प्लान साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। ये प्लान तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको प्लान साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो सैडल शेप है ना, ये बहुत ज्यादा सटल होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा शैलो होते हैं। नॉर्मली इसका पता भी नहीं चलता कि ये सैडल है। आप इस नीचे वाले पिक्चर में देखिए ना, तो ये बिल्कुल कन्वेक्स नजर आ रही है जो क्लेविकल की सरफेस है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस, और जो मेन्यूब्रियम की आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वो बिल्कुल कनकेव नजर आ रही है। सही है, तो इसको नॉर्मली कंसिडर किया जाता है एज अ प्लान साइनोवियल जॉइंट। अच्छा, अब क्लेविकल की सुपीरियर पोर्शन को आप देखें ना, ये पूरा क्लेविकल है, ये वाला। सो क्लेविकल के इस सुपीरियर पोर्शन को आप देखिए, सो ये बिल्कुल भी जॉइंट नहीं बनाता। यहाँ पे मेन्यूब्रियम यहाँ पे खत्म हो जाता है, ये इससे ऊपर है। सो क्लेविकल का जो सुपीरियर सरफेस है, वो ये जॉइंट नहीं बनाता, कभी भी वो आर्टिकुलेट नहीं करता मेन्यूब्रियम के साथ। और इसके बीच में जो स्पेस है ना, जो जॉइंट का स्पेस होता है, वो विड शेप्ड का है, मतलब वो ट्राइंगुलर टाइप शेप है, इस तरह की शेप है उसकी। सही है, सुपीरियरली ज्यादा ओपन होता है, इंफीरियरली इसका एक एपेक्स होता है। यहाँ पे आप देखिए, तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये वाला स्पेस। सही है, अच्छा जी, अब आगे चाहते हैं कि और क्या है इसमें। अच्छा, आप यहाँ पे देखिए ना, जो हमने सुपीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल की बात की कि वो आर्टिकुलेट नहीं होता, तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से नजर आ रहा होगा। ये देखिए, ये वाला सरफेस उसका, ये बिल्कुल भी जॉइंट नहीं बना, ये बिल्कुल जॉइंट से ऊपर होता है। सही है, अच्छा, स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क है अब। सो स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क जो है, ये इसको मेनिस्काई भी कहते हैं। जिस तरह नी में मेनिस्काई होता है ना, वैसे यहाँ पे भी एक मेनिस्काई है। ये फाइब्रो कार्टिलेज से बना होता है, मतलब फाइब्रस टिश्यू से एंड कार्टिलेजियस टिश्यू से बना होता है। यहाँ पे आप देखिए, तो ये वाला जो है, ये है स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क। ये स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क जो है, ये सुपीरियरली अटैच होता है एक्रोमियन की सुपीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस के साथ। यहाँ पे ये एक्रोमियन सॉरी क्लेविकल की सुपीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस के साथ अटैच होता है, और इंफीरियरली जो है ये अटैच होता है मेनुब्रियम के साथ। और यहाँ पे ये इस जॉइंट को एक कैप्सूल ने भी कवर किया होता है ना, ऑब्वियसली जॉइंट है, तो जॉइंट का कैप्सूल जरूर होता है। तो इसको ये मेनुब्रियम सॉरी ये मेनिस्काई जो है, ये अटैच होता है हमारे कैप्सूल के साथ भी, एंटीरियरली भी एंड पोस्टीरियरली भी।
और इसका सुपीरियर पोर्शन किसके साथ अटैच है? क्लेविकल के सुपीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन के साथ, और इसका जो लोअर पोर्शन है वो कनेक्टेड है मेन्यूब्रियम एंड फर्स्ट रिब के साथ। सही है। ये जो है डायगनली प्रेजेंट होता है, मतलब ये बिल्कुल ना तो वर्टिकल है ना ये बिल्कुल हॉरिजेंटल है, ये इस तरह सब प्रेजेंट होता है डायगनल शेप में। और ये जो जॉइंट स्पेस होती है ना, जॉइंट स्पेस को ये दो कैविटीज में डिवाइड करते हैं, एक कैविटी ये हो जाती है, दूसरी कैविटी ये बन जाती है। सही है। अच्छा, एक्ट्स लाइक अ हिंज और पाइवट पॉइंट। ये डिस्क जो है ये एज अ पाइवट पॉइंट ये काम करता है, मतलब जब क्लेविकल मूव होता है ना तो इसके अराउंड मूव होता है, या तो ये क्लेविकल के साथ मूव होता है या क्लेविकल इसके अराउंड मूव होता है। तो जब एलिवेशन या डिप्रेशन होती है ना, एलिवेशन या डिप्रेशन क्या होती है? एलिवेशन ये होती है कि जब क्लेविकल ऊपर की तरफ उठता है, डिप्रेशन क्या होती है कि जब क्लेविकल नीचे की तरफ आता है। तो एलिवेशन और डिप्रेशन जब होती है तो तब क्लेविकल स्लाइड करता है ओवर दिस डिस्क। सही है। लेकिन जब प्रोट्रैक्शन या रिट्रैक्शन होती है, प्रोट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि क्लेविकल जो है वो इंटीरियर साइड पे आता है। सो प्रोट्रैक्शन में ये डिस्क जो है क्लेविकल के साथ मूव करता है ऑन मेनुब्रियम। सही है। और रिट्रैक्शन में भी ये डिस्क जो है क्लेविकल के साथ मूव करता है ऑन मेनुब्रियम। सही है। इस बात की समझ। एलिवेशन या डिप्रेशन जब होती है ना क्लेविकल पे, तो तब वो क्लेविकल मूव करता है डिस्क पे, मतलब डिस्क स्टेबल होता है, क्लेविकल उसके ऊपर मूव करता है। सही है। लेकिन जब प्रोट्रैक्शन या रिट्रैक्शन होती है तो फिर ये डिस्क क्लेविकल के साथ मूव करता है, फिर ये स्टेबल नहीं होता। जैसे क्लेविकल आगे की तरफ आते हैं तो ये भी उसके साथ आगे की तरफ आता है, जैसे क्लेविकल पीछे जाता है ये भी उसके साथ क्लेविकल के साथ पीछे जाता है। सो तब मूवमेंट होती है मेनुब्रियम पे, और जब एलिवेशन डिप्रेशन होती है तो तब मूवमेंट होती है डिस्क पे। सही है। मतलब ये एज अ पार्ट होता है क्लेविकल का प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन में, और ये एज अ पार्ट होता है मेनुब्रियम का एंड एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन। अच्छा जी। अब ये डिस्क जो है यहाँ पे आप देखिए, इसको थोड़ा सा रीड कर ले तो शायद आपको समझ आ जाए। एलिवेशन एंड डिप्रेशन जब होती है, सो मीडियल आर्टिकुलर सरफेस रोल्स एंड स्लाइड ऑन रिलेटिवली स्टेशनरी डिस्क। एलिवेशन डिप्रेशन के दौरान जो है डिस्क जो है वो बिल्कुल स्टेशनरी होगा, वो मूव नहीं करेगा। और प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन जब हम करेंगे, so the sternoclavicular disc and the medial articular surface roll and slide together on the manubrial facet। सही है। अब जो है डिस्क भी प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन में मूव करेगा क्लेविकल के साथ, और ये दोनों मूव किस चीज पे करेंगे? मेनुब्रियल फैसेट पे करेंगे। अच्छा जी। और प्रोवाइड स्टेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग जॉइंट कॉन्ग्रुएंस। अब ये इस डिस्क का फंक्शन क्या है? ये जो है जॉइंट सर्फेसिस को ज्यादा कॉन्ग्रुएंट बनाता है, जैसे हमने पहले बात की कि जो आर्टिकुलर सर्फेसिस है ना ये बहुत ज्यादा सटल होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा शैलो होते हैं ना, सो इतनी अच्छी आर्टिकुलेशन इनके बीच में नहीं है। सो ये डिस्क असल में इनकी कॉन्ग्रुएंसी को इंक्रीज करता है। सेकेंड बात यह है कि लिमिट्स मीडियल मूवमेंट ऑफ द क्लेविकल। अब अच्छा जी, यहाँ पे आप इसकी पोजीशन को देखें ना, डिस्क की पोजीशन को। सो ये डिस्क की पोजीशन ऐसी बनी होती है, एनाटॉमिकल पोजीशनिंग इसकी ऐसी हुई है कि ये क्लेविकल की मीडियल ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है, मतलब क्लेविकल को मीडियल जाने से प्रिवेंट करता है। अगर क्लेविकल पे कोई भी फोर्स आता है, बाहर से कोई भी ब्लो आता है, सो क्लेविकल की डिसलोकेशन को ये असल मीडियल डिसलोकेशन को ये डिस्क जो है ये प्रिवेंट करता है इसकी एनाटॉमी की वजह से। अच्छा, एंड प्रोटेक्टिंग द स्मॉल मेनुब्रियल फैसेट। अच्छा जी। अब यहाँ पे आप देखिए, सो ये फैसेट के बिल्कुल ऊपर होता है ना, मेनुब्रियल फैसेट के बिल्कुल ऊपर होता है। सो जब भी कोई ब्लो आता है, सो ये एज अ प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव लेयर काम करता है कि वो ब्लो जो है मेनुब्रियम पे ट्रांसफर ना हो जाए और मेनुब्रियम का फ्रैक्चर वगैरह ना हो जाए। सही है। सो ये एक क्या कर रहा है कि डिसलोकेशन को प्रिवेंट कर रहा है, क्लेविकल की मीडियल डिसलोकेशन को। दूसरा क्या कर रहा है कि ये मेनुब्रियम को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम आउटसाइड फोर्सेस। और तीसरा काम इसका क्या है कि जॉइंट की कंग्रुएंसी को इंक्रीज कर लेता है। सही है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए ना, सो इस डिस्क का सुपीरियर पोर्शन जो है ना, इसका ये सुपीरियर पोर्शन है डिस्क का, ये इसका इंफीरियर पोर्शन है। सो इसका जो सुपीरियर पोर्शन है ना वो क्लेविकल के सुपीरियर एंड पोस्टीरियर सर्फेसिस के साथ अटैच होता है। सही है। मतलब क्लेविकल की सुपीरियरली एंड पोस्टीरियर साइड्स पे जो इसका सुपीरियर पोर्शन है वो अटैच होते हैं, और इसका जो इंफीरियर पोर्शन है ना वो अटैच होता है फर्स्ट रिब के साथ। ये फर्स्ट रिब है, ये वाला। सही है। और ये जो सरफेस है ना,
ये मेन्यूब्रियम है। मेन्यूब्रियम असल में स्टर्नम का पार्ट होता है, सही है। सो ये इंफीरियरली ये मेन्यूब्रियम के साथ भी अटैच होता है और फर्स्ट रिब के साथ, और सुपीरियरली किसके साथ अटैच है? क्लेविकल के सुपीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन के साथ, सही है। और जैसे हर एक जॉइंट की तरह यहाँ पे भी एक कैप्सूल होता है, जैसे हर एक जॉइंट में एक कैप्सूल होता है, वैसे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में भी है। सो ये डिस्क जो है ये उस कैप्सूल के साथ इंटीरियरली भी अटैच होता है, कैप्सूल के साथ ये पोस्टीरियरली भी अटैच होता है, सही है। सो इसने ये पूरे जॉइंट को ये जो है दो कैविटीज में डिवाइड कर लेता है, एक ये कैविटी बन जाती है, एक ये कैविटी बन जाती है, सही है। और इसका काम क्या है? जॉइंट की कंग्रुएंसी को इंक्रीज करना। दूसरा इसका काम क्या है कि क्लेविकल की मीडियल ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करना। और इसका काम क्या है कि मेन्यूब्रियम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और बस ये इसके सारे फंक्शन है, सही है। Yes, ma'am. ओके, अच्छा जी, अब आता है कैप्सूल एंड लिगामेंट्स पे। सो पूरे जॉइंट को हमने पहले बात की कि पूरे जॉइंट को जो है एक कैप्सूल ने कवर किया होता है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग कैप्सूल होता है, फाइब्रस टिश्यू इसमें ज्यादा होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन यहाँ की जो सपोर्ट है ना, वो ज्यादातर डिपेंड करती है लिगामेंट्स पे, क्योंकि लिगामेंट्स मोर टफ होते हैं देन कैप्सूल। तो ज्यादातर स्टेबिलिटी जो है वो हमारे लिगामेंट्स पे डिपेंड करती है। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में तीन मेन लिगामेंट्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, एक है कॉस्टोक्लेविकुलर जॉइंट, और एक है इंटरक्लेविकुलर जॉइंट। ये वाला आप लोग को जो नजर आ रहा है ना, ये इंटरक्लेविकुलर जॉइंट होता है। इंटर मतलब कि बीच में, और क्लेविकुलर मतलब क्लेविकल्स के बीच में। सो ये दोनों क्लेविकल के बीच में होते हैं, एक ये क्लेविकल, एक ये वाला क्लेविकल। सो दोनों क्लेविकल्स के बीच में इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट होता है। इसके बाद है कॉस्टोक्लेविकुलर, मतलब कॉस्टल कार्टिलेज, कॉस्टल मतलब कॉस्टल कार्टिलेज, एंड क्लेविकुलर मीन क्लेविकल। सो ये क्लेविकल के बीच में और फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज जो है उसके साथ ये अटैच होता है। कॉस्टल कार्टिलेज तो आप जानते होंगे ना, थोरेसिक कैविटी तो आप लोगों ने पढ़ी है। कॉस्टल कार्टिलेज असल में रिब और स्टर्नम के बीच में एक कार्टिलेज होती है, जिसको कॉस्टल कार्टिलेज कहते हैं, सही है। तो ये वाला लिगामेंट जो है ये कॉस्टल कार्टिलेज, ये वाला जो व्हाइट नजर आ रहा है ना, ये पूरा कॉस्टल कार्टिलेज है। कॉस्टल कार्टिलेज एंड क्लेविकल के बीच में ये प्रेजेंट होती है कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, सही है। ये जो है कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है, ये ग्रीन वाला। अच्छा, द थर्ड वन इज स्टर्नोक्लेविकुलर, मतलब ये स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला, ये जो ब्राउन है ये पूरा स्टर्नम है, और ये जो है क्लेविकल है। तो इन दोनों के बीच में जो लिगामेंट है ये ब्राउन वाले, ये है स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट, सही है। तो तीन मेन लिगामेंट्स है, इंटरक्लेविकुलर ये वाला, स्टर्नोक्लेविकुलर ये, और ये जो है कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। अच्छा, अब इन स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट्स जो है ना, ये दो होते हैं, एक इंटीरियरली प्रेजेंट होता है, एक पोस्टीरियर प्रेजेंट होता है। मतलब इसके दो पोर्शंस होते हैं ना, एक इंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। ये वाला आप देखिए, तो ये पूरा जो है ये है स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट, सही है। स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट चाहे पोस्टीरियर हो चाहे इंटीरियर हो, तो ये ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करते हैं, इंटीरियर ट्रांसलेशन को एंड पोस्टीरियर ट्रांसलेशन को ये प्रिवेंट करते हैं, सही है। अच्छा जी, लेकिन इंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसलेशन का जो मेन रिस्ट्रेंट होता है, प्राइमरी रिस्ट्रेंट होता है, वो हमारा कैप्सूल होता है। मतलब इंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसलेशन में जो मेन काम होता है वो हमारे कैप्सूल का होता है। उसके बाद थोड़ी बहुत हेल्प जो है उसके साथ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट्स भी करते हैं, सही है। अच्छा, इसके बाद जो है कॉस्टो, अब मेरी आवाज सही हो गई या अभी भी मसला है? ओके, अच्छा जी। सो अच्छा, मैं पीछे वाले पेड़ से बता देती हूँ। अच्छा, हमने पढ़ा एंटीरियो पोस्टीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट की हमने बात की कि स्टर्नम और
क्लेविकल के बीच में प्रेजेंट होती है, ये स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। इसके दो पोर्शन होते हैं, एक एंटीरियरली होता है, एक जो है पोस्टीरियरली होता है। ये जो व्यू है ये एंटीरियर व्यू है, और इसी तरह का स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट पोस्टीरियरली भी प्रेजेंट होता है। सो इन दोनों का काम क्या है, ये असल में इंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स को प्रिवेंट करते हैं। सही है। इंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसलेटरी मूवमेंट क्या होती है कि ये प्रिवेंट करते हैं कि क्लेविकल जो है या इंटीरियर की तरफ ज्यादा डिसलोकेट ना हो जाए, डिसलोकेट ही हम कंसीडर कर लें, या ज्यादा पोस्टीरियरली ये ना चला जाए। सही है, इसको ये प्रिवेंट करते हैं। लेकिन एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसलेटरी मूवमेंट का जो प्राइमरी रिस्ट्रेंट होता है ना, वो हमारा पोस्टीरियर कैप्सूल होता है। पोस्टीरियर कैप्सूल जो है वो मेन फंक्शन उसका क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करना। उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं हमारे स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट्स। सही है, एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करने में। अच्छा, इसके बाद है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। जो कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इसके भी दो सेगमेंट्स होते हैं, एक इंटीरियर लेमिना और एक जो है पोस्टीरियर लेमिना। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखें ना, सो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सॉरी, ये जो कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है ना, ये उसका इंटीरियर पोर्शन है, ये वाला। यहाँ से इसको काट दिया फिर, और ये जो पीछे से नजर आ रहे हैं ये वाला इसका पोस्टीरियर पोर्शन है। यहाँ पे सिंपली आप देखिए, सो ये इसका इंटीरियर पोर्शन है, यहाँ से उसको काट करके यहाँ से पोस्टीरियर पोर्शन उसका नजर आ रहा है। सही है, ये पोस्टीरियर लेमिना है और ये जो है इंटीरियर लेमिना है। तो इंटीरियर लेमिना की जो फाइबर्स होते हैं ना, ये फर्स्ट रिब से लेटरली जाते हैं और इंसर्ट होते हैं कहाँ पे, क्लेविकल पे। ये फाइबर्स आप देखिए, सो ये लेटरली जा रहे हैं। यहाँ पे आप पोस्टीरियर लेमिना को देखिए, सो उसके फाइबर्स मीडियली जाते हैं फर्स्ट रिब से और इंसर्ट होते हैं हमारी क्लेविकल पे। सही है। तो पोस्टीरियर फाइबर्स जो है ये असल में प्रिवेंट करते हैं क्लेविकल के मीडियल ट्रांसलेशन को या मीडियल सबलक्सेशन को, ये प्रिवेंट करते हैं हमारे पोस्टीरियर फाइबर्स। सही है। अच्छा जी, इन दोनों लिगामेंट्स का काम क्या है कि ये एलिवेशन को प्रिवेंट करते हैं। मतलब क्लेविकल जब ऊपर की तरफ उठता है ना, सो ये इसको प्रिवेंट करते हैं कि ये ज्यादा एलिवेशन ना कर ले। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये इंफीरियर ग्लाइडिंग में ये हेल्प करते हैं। और थर्ड फंक्शन इसका ये है कि लिमिट्स द सुपीरियरली डायरेक्टेड फोर्सेस। अच्छा, सुपीरियर डायरेक्टेड फोर्सेस, यहाँ पे क्लेविकल को आप देखें ना, सो इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स अटैच होते हैं। एक है एससीएम, ये पूरा क्लेविकल है। एक यहाँ पे एससीएम अटैच होता है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, एक जो है स्टर्नोहायोइड मसल है, जो हायोइड से आके यहाँ स्टर्नम पे अटैच होता है, और क्लेविकल भी अटैच होते हैं। सो ये दोनों मसल जो है ये सुपीरियर फोर्स अप्लाई करते हैं इस क्लेविकल पे। सो इस सुपीरियर फोर्स को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा लिगामेंट है, हमारा कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। अच्छा जी, the posterior lamina will resist medial movement. मैम मायोकोस्टियल लिगामेंट क्या करते हैं? जी ने अभी क्या बोला? मायोकोस्टियल नहीं नहीं नहीं, मैंने दो मसल्स बताए, एक है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल जिसको हम शॉर्ट टर्म एससीएम कहते हैं। सही है। एक है स्टर्नोहायोइड मसल। यहाँ पे आप देखिए, ये जो है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है, ये वाला। और ये वाला जो है ये डार्क रेड वाला, ये है स्टर्नोहायोइड मसल। सही है। तो ये दोनों मसल क्या करते हैं कि ये सुपीरियर फोर्स अप्लाई करते हैं हमारे क्लेविकल पे, क्लेविकल के मिड पोर्शन पे। ये क्लेविकल है ये पूरा। तो ये क्लेविकल पे सुपीरियर फोर्स अप्लाई करते हैं, और इस सुपीरियर फोर्स को प्रिवेंट करने के लिए हमारे जो कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है, ये वाले लिगामेंट, ये फंक्शन करते हैं। सही है। इस सुपीरियर डायरेक्टेड फोर्स को ये प्रिवेंट करते हैं, लिमिट करते हैं उसको। अच्छा, इसके अलावा इनका पोस्टीरियर लेमिना की हमने बात की कि पोस्टीरियर लेमिना जो है ये मीडियली डायरेक्टेड होते हैं, मतलब मीडियल की तरफ इसके फाइबर्स होते हैं। इंटीरियर वाले की आप इंटीरियर वाले को देखिए, सो वो जो है लेटरली जाते हैं। सही है। तो जो मीडियल फाइबर्स है ना, जो मीडियल की तरफ रन करते हैं, तो ये प्रिवेंट करते हैं क्लेविकल के
मीडियल मूवमेंट को या मीडियल ट्रांसलेशन को ये प्रिवेंट करते हैं। अच्छा, इसके बाद है द इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। तो इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट क्या काम करता है? अच्छा, ये जो है सुपीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है। यहाँ पे सुपीरियर ट्रांसलेशन इस तरह होगी ना, सो सुपीरियर बिल्कुल क्लेविकल के हेड के ऊपर ये लिगामेंट प्रेजेंट होता है। सो इस वजह से क्लेविकल जो है वो ऊपर की तरफ ट्रांसलेट नहीं कर सकता, सही है, इस लिगामेंट की वजह से। तो स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट क्या करता है कि सुपीरियर ट्रांसलेशन को या सुपीरियर ग्लाइडिंग को ये प्रिवेंट करता है। दूसरा एक काम क्या काम करता है कि ये यहाँ पे आप देखें तो ये यहाँ पे क्लेविकल की डिप्रेशन को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि लिगामेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, तो जैसे क्लेविकल जो है वो डिप्रेस होता है, जैसे क्लेविकल डिप्रेस होता है, तो यहाँ से ये लिगामेंट जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है कि ज्यादा डिप्रेशन ना हो। और ये डिप्रेशन जो है इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पर क्लेविकल के नीचे आप देखें तो पूरा हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, सही है। तो ये प्रिवेंट करता है ब्रेकियल प्लेक्सिस को कि क्लेविकल जो है उसको इम्पेंज ना करे, सही है। ब्रेकियल प्लेक्सिस के साथ जो है सबक्लेवियन आर्टरी और वेन्स वगैरह जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो क्या करता है ये इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट? ये असल में उस प्लेक्सिस को, ये जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है उसको प्रिवेंट करता है इंजरी से, क्लेविकल की इंजरी से। अगर क्लेविकल ज्यादा डिप्रेस होगा तो यहाँ पर इस प्लेक्सिस को इम्पेंज करेगा, सही है। यहाँ तक समझ आ गई? समझ आ गई क्लास? मैम अगर ये यहाँ पे अगर इंजरी आती है बोन की, फ्रैक्चर सॉरी, तो उसके मतलब उसका असर ब्रेकियल फ्लेक्सिस पे होगा? डिपेंड करता है। अगर फ्रैक्चर बहुत ज्यादा हुआ है, अगर वो इम्पिंज कर रहा है तो ब्रेकियल प्लेक्सिस को, तो फिर उसका इफेक्ट जरूर ब्रेकियल प्लेक्सिस पे आएगा। लेकिन अगर वो कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा उसमें क्रैक आ गया है, लाइक जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होते हैं, जो नॉन कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर होते हैं, तो उसका इफेक्ट नहीं आता हमारे ब्रेकियल प्लेक्सिस पे। इसके अलावा जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा मसल्स होते हैं और बहुत टाइट मसल्स होते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं। सो वो भी प्रिवेंट करते हैं कि अगर फ्रैक्चर हो भी जाए ना, तो उस वजह से जो क्लेविकल की फ्रैक्चर अगर हो जाए ना, तो वो डिस्प्लेस नहीं हो सकता, अपनी जगह से वो नहीं हिल सकता, सही है, उस उन मसल्स की वजह से। जब क्लेविकल अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, सो यहाँ पे वो जो है ब्रेकियल प्लेक्सिस को इंजर्ड नहीं कर सकता, सही है। मोस्ट ऑफ द केसेस जब क्लेविकल फ्रैक्चर होते हैं तो उसके लिए कोई इंटरवेंशन भी नहीं की जाती, मतलब उसके लिए सर्जरी वगैरह नहीं की जाती, क्योंकि वो खुद ही हील हो जाते हैं, क्योंकि क्लेविकल जो है वो उनकी नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर ज्यादा होते हैं, सही है। फ्रैक्चर तो क्लेविकल बहुत मैम आसानी से होते हैं। जी मैम आपने वो इंफीरियरली बताया था कि ये हमारे पास फर्स्ट रिब और वेनिब्रियम के साथ अटैच